डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका वो हमने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि इसको ज़रा एक्सप्लेन किया जाए। तो इसके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमने एक्सप्रेस करना है और इसके लिए हम कोई भी जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और पी और क्यू ये दो प्रोडक्ट्स हैं। इस रिएक्शन में अगर आप देखें कि ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, जिसमें तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूनिटी हैं, यानी 1 के इक्वल हैं। तो इस तरह इस रिएक्शन का जो आमतौर पे रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt की टर्म में लिखा जाता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले किसी भी सब्सटेंस के लिहाज से लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स चूँकि उनकी कंसंट्रेशंस रिएक्शन के दौरान फॉल करती हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम की जाती है फाइनल स्टेट में कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस फाइनल स्टेट में कम होंगी, इनिशियल स्टेट में ज़्यादा होंगी, और नेगेटिव साइन चूँकि इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए ओवरऑल डिफरेंस चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट ए हो चाहे बी हो, उसका चेंज इन कंसंट्रेशन का ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन की है। इसलिए ए और बी के लिहाज से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम उनके साथ माइनस साइन लगा देते हैं, साथ में ये डी लगाया है, ये यानी इसका मतलब है कि जो चेंज आ रही है किस चीज़ में, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की का एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए। सिमिलरली अगर हम इसकी बजाय ए की बजाय बी की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहें, तो चूंकि ये भी एक रिएक्टेंट है, इसलिए इसके साथ भी साइन नेगेटिव आएगा और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट बी। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिहाज से, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट में जब चेंज आती है तो उनकी चेंज आती है कि उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हम फिर वैसे ही फाइंड आउट करते हैं, यानी इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स अगर रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट्स की ज़ीरो होंगी और फाइनल स्टेट में कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू प्रोडक्ट की मौजूद होगी, कोई ना कुछ प्रोडक्ट्स बन चुकी होंगी। तो हमने चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, फाइनल स्टेट में माइनस इनिशियल स्टेट में, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है प्रोडक्ट की माइनस ज़ीरो, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। इसलिए इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट पी रेट ऑफ रिएक्शन की यानी dx/dt की वैल्यू बनेगी d कंसंट्रेशन ऑफ p/dt। सिमिलरली अगर हमने q के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो हम dCq, c यहाँ पर कैपिटल C यहाँ पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पर अगर हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब्सटेंस A को लिख दें तो वो भी कंसंट्रेशन एक ही मानी होगा इनका। तो ये तमाम सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ की जा सकती है, जबकि इस एक्सप्रेशन में C का कैपिटल C को यूज़ किया गया है। तो ये तो है एक ऐसा सिंपल रिएक्शन जिसमें तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी ना हो, जैसा कि मोस्टली रिएक्शन में होता है, तो फिर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन इस किस्म का आ जाएगा जिसमें हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी इसी इक्वेशन को कैसे लिखना है, इस तरीके से। अब इसमें एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पुट किया कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में क्यों चले गए। तो उसके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देखें कि एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस की गई है, और जब इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया तो हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स आ गए और नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के साथ 2 मोल्स आ गए। अब आप मान लें कि हाइड्रोजन जो है वो सब्सटेंस ए है, नाइट्रोजन सब्सटेंस बी है,
और प्रोडक्ट जो अमोनिया है वो सब्सटेंस पी है, और इसमें चूँकि एक ही प्रोडक्ट है तो क्यू को हमने छोड़ दिया, सिर्फ पी को ले लिया। अब देखें टाइम ज़ीरो पर जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए गए ए मोल और नाइट्रोजन के बी मोल्स। इस स्टेज पर टाइम चूँकि अभी ज़ीरो है, यानी कि अभी बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस वक्त सिर्फ यही क्वांटिटीज़ होंगी सब्सटेंसेस की, जबकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि वो भी बना ही नहीं, वो तो इनके रिएक्शन से बनना है, तो उसकी क्वांटिटी उस वक्त ज़ीरो होगी, 0 मोल होगी। और अगर इस सारे मिक्सचर का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो ये इनकी कंसंट्रेशन ना सिर्फ इनके नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करेंगे ये चीज़ें, बल्कि ये इनकी कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करेंगी। तो ये समझे ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की व्हेन टाइम इज एट इनिशियल स्टेज। सिमिलरली बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो गई नाइट्रोजन की एट इनिशियल स्टेज। अब जब कोई टाइम कुछ गुजर गया, कोई भी टाइम टी आ गया, यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन ने प्रोसीड कर दिया कुछ किसी टाइम के लिए, ये 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, जो भी टाइम है, जब जितना भी टाइम प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगी, और वो प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज होती जाएगी। हम कोई टाइम इसमें से स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कोई भी टाइम टी ले लिया, टी की वैल्यू यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं ज़हन में तसव्वुर के तौर पे। तो यहाँ पर जब एक ख़ास टाइम गुजर गया, उस वक्त मुख्तलिफ़ सब्सटेंसेस की कितने कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे और कितने कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, वो हम अंदाज़ा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखकर लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल हमें सहूलत रहेगी अगर हम नाइट्रोजन के लिहाज से देखें, तो चूँकि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट यानी अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, और एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन उसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें इसके x मोल कंज्यूम हो रहे हैं टाइम t में, नाइट्रोजन के x मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने रह जाएंगे, b इनिशियल थे और x कंज्यूम हो गया तो b माइनस x रह जाएंगे। अब अगर नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का x मोल कंज्यूम हुआ है, तो इसी लिहाज से 1:2 की रेशो है, तो नाइट्रोजन अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2x मोल्स। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन इस टाइम t पर टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी 0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी प्लस 2x। अच्छा, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, 3 मोल्स। अब हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के x मोल कंज्यूम हुए हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, 3x, और रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या बच जाएंगे, a इनिशियल थे माइनस जो कंज्यूम हो गए 3x, डिफरेंस लेंगे तो ये a के इनिशियल नंबर a के नंबर ऑफ मोल्स, या यहाँ पर अगर वॉल्यूम हमने 1 डेसीमीटर क्यूब ले रखा है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस A या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये A की कंसंट्रेशन है टाइम t पर A माइनस 3x। इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन एट टाइम t ये इक्वल होगी A माइनस 3x। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A dA ओवर dt इज इक्वल टू d स्मॉल a ओवर dt माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लिया, 3 इंटू dx ओवर dt। अब यहाँ पर देखें ये जो dA है असल में A एक कांस्टेंट है, उसकी वजह यह है कि ये कंसंट्रेशन जितनी ले ली गई थी रिएक्शन के दौरान उतनी ही रहनी है, इसको हम दोबारा चेंज नहीं करें, पूरे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान ये कांस्टेंट ही रहनी है। इसी तरह B की इनिशियल कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन B ली गई थी वो भी पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान इतनी रहनी है, तो ये कांस्टेंट्स हैं A और B, लिहाजा कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। बाकी इक्वेशन ये बन जाएगी dA ओवर dt इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इंटू dx ओवर dt। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो dx ओवर dt इसको इस साइड पे रहने देते हैं, ये 3 को दूसरी साइड पे ले गए 1 ओवर 3 हो जाएगा,
और माइनस साइन इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो -1/3 dA/dt। तो ये था यानी हाइड्रोजन के या ए सब्सटेंस के इस रिएक्शन में 3 नंबर ऑफ मोल्स, तो वो यहाँ पर अपीयर हुए। अगर सपोज के यहाँ पर A3 ना होते, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स A नंबर ऑफ मोल्स होते, तो ये यहाँ पर 1/A होता। अगर Q नंबर ऑफ मोल्स होते तो यहाँ पर 1/Q होता। तो मतलब ये कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे वो इधर डिनोमिनेटर में अपीयर होंगे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट A। इसी तरह अगर A को हटाएं, यहाँ पर B को लिखें, तो हम यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो B के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेने पड़ेंगे और यहाँ पर भी साइन नेगेटिव आएगा। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स की जो टाइम टी पर कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी 0 + 2x, 0 + 2x। तो यहाँ पर A को हटाएं, इसकी जगह पर P ले लें, तो P की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी 0 + 2x। और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dP/dt शुड बी इक्वल टू d0/dt प्लस 2dx/dt। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव आया है और यहाँ पर 0 आ गया, तो ये डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, 0 भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा। तो dP/dt इक्वल हो जाएगा प्लस साइन के साथ 2dx/dt। और जब हम dx/dt की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव नहीं आएगा प्रोडक्ट के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस हो गया, इस वजह से प्रोडक्ट की जितने भी कंसंट्रेशंस होंगी उनके साथ साइन पॉजिटिव रहेगा और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के रेट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स को, हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में लेना पड़ता है और रिएक्टेंट के लिए साथ में नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ता है, जबकि प्रोडक्ट के लिए हमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ही हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें A नंबर ऑफ मोल्स थे, तो यहाँ पर 1/A लिया, साथ में साइन नेगेटिव भी लगाया। ये A के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बन गई, यानी dx/dt की। इसी तरह B के लिहाज से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, B की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें तो हम ये वैल्यू लिखेंगे। और P और Q प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिहाज से हम रेट ऑफ रिएक्शन को यानी dx/dt को इस तरह से लिख सकते हैं। ये है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिहाज से एक्सप्रेस करने का तरीका।